क्या पढ़ना? बुद्धि के प्रकार। कल कहां तक हो गया था? परिभाषाएं पूरी हो गई थी और उसका संप्रत्यय, बुद्धि का संप्रत्यय क्या है और बुद्धि की परिभाषाएं क्या है। ठीक, आज पढ़ेंगे क्या? बुद्धि के प्रकार, कि बुद्धि हमारी कितने प्रकार की होती है। मनोवैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि बुद्धि जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो उनमें जो मनोवैज्ञानिक है, उनमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक। कौन आते हैं? थॉर्नडाइक। बुद्धि के प्रकार को कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 मनोवैज्ञानिक के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इनके आधार पर? मनोवैज्ञानिक के आधार पर। इनके आधार पर मनोवैज्ञानिक। पहला मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। कौन है? और दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन है? गैरेट। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए? पहला मनोवैज्ञानिक हुआ थॉर्नडाइक और दूसरा हुआ गैरेट। कि गैरेट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो हम 2 मनोवैज्ञानिक को आधार बनाकर बुद्धि के प्रकार का अध्ययन करेंगे। पहला मनोवैज्ञानिक हो गया थॉर्नडाइक, दूसरा हुआ गैरेट। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताया? कितने प्रकार बताया? कौन कौन से? सबसे पहला है सामाजिक। ठीक है। दूसरा क्या है? मूर्त। और तीसरा क्या है? अमूर्त। किसके अनुसार हुआ? थॉर्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार हुआ? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3। पहला क्या है? सामाजिक, दूसरा क्या है? मूर्त, और तीसरा क्या है? अमूर्त। अब गैरेट ने कितने बताए? गैरेट ने भी कितने बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। पहला इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया यांत्रिक। कौन बताया? यांत्रिक। किसने बताया? गैरेट ने। दूसरा बताया इन्होंने अमूर्त। और तीसरा क्या बताया? सामाजिक। गैरेट ने कितने बताए? यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। बुद्धि के प्रकार में किनका किनका है? थॉर्नडाइक का एक प्रकार आता है, एक किसका आता है? गैरेट। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। सामाजिक बताया, मूर्त बताया और अमूर्त बताया। गैरेट ने कितना बताया? यांत्रिक बताया, मूर्त बताया और सामाजिक बताया। गैरेट ने क्या किया कि थॉर्नडाइक का जो मूर्त है, थॉर्नडाइक का जो क्या है? मूर्त, उसको इन्होंने क्या स्वीकार किया? यांत्रिक। क्या कहा इन्होंने? यांत्रिक। कौन सी बुद्धि स्वीकार किया? यांत्रिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि है? यांत्रिक बुद्धि। थॉर्नडाइक क्या मानते हैं यांत्रिक बुद्धि को? मूर्त बुद्धि। क्या मानते हैं? मूर्त बुद्धि। यहां तक क्लियर हुआ। अब एग्जाम में आ जाए कि यांत्रिक बुद्धि को किसने स्वीकार किया था, तो कौन? गैरेट। कौन थे? गैरेट मनोवैज्ञानिक। अब आता है कि मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि को किन किन नामों से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि, और ठोस बुद्धि। नोट करते जाना। मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ठोस बुद्धि, और इसे कहते हैं स्थूल बुद्धि। वैसे ठोस और स्थूल एक ही चीज है। ठीक है, यहां तक हुआ। मूर्त बुद्धि को किन किन नामों से जाना जाता है? यांत्रिक बुद्धि से, ठोस बुद्धि से और स्थूल बुद्धि से, और व्यवहारिक बुद्धि से। व्यवहारिक बुद्धि। कभी कभी आ जाता है कि व्यवहारिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो व्यवहारिक बुद्धि किसे कहेंगे? मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं?
व्यवहारिक बुद्धि। स्थूल बुद्धि किसको कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। मूर्त बुद्धि का जो है कितने नाम है? यांत्रिक हो गया, ठोस बुद्धि हो गया, स्थूल बुद्धि हो गया और व्यवहारिक बुद्धि। कितना याद करो, कितने नाम हुए? 1 2 3 4 और 5। क्लियर हुआ? यहाँ तक एग्जाम में आता है कि ठोस बुद्धि किसे कहते हैं? अमूर्त बुद्धि को, कि सामाजिक बुद्धि को, कि मूर्त बुद्धि को? किसको कहोगे? किसको कहोगे? मूर्त बुद्धि। ठीक है, मूर्त बुद्धि के कितने प्रकार हुए? कितने अन्य नामों से जाना जाता है? यांत्रिक, ठोस, स्थूल और व्यवहारिक। यहां तक क्लियर हुआ? अब आते हैं मूर्त बुद्धि। आ जाओ आ जाओ। अमूर्त बुद्धि को किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहले तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म बुद्धि। सूक्ष्म बुद्धि नोट करते जाना। और किस नाम से जाना जाएगा? सैद्धांतिक बुद्धि। सैद्धांतिक एग्जाम में पूछा जाता बहुत, ठीक है। सैद्धांतिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को किन किन नामों से जाना जाएगा? सूक्ष्म बुद्धि और सैद्धांतिक बुद्धि। आज एग्जाम में सैद्धांतिक बुद्धि किसे कहते हैं? किसे कहेंगे? अमूर्त बुद्धि को क्या कहेंगे? सैद्धांतिक बुद्धि। आ जाए सूक्ष्म बुद्धि, किसके बारे में पूछ रहा है? अमूर्त बुद्धि के बारे में। किसके बारे में? अमूर्त। तो अमूर्त बुद्धि के अन्य नाम कौन कौन से? सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है और सैद्धांतिक बुद्धि के भी नाम से जाना जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? और सामाजिक जो बुद्धि है उसको सिर्फ और सिर्फ सामाजिक बुद्धि के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक जो बुद्धि है उसके कोई अन्य नाम नहीं, उसको किस नाम से जानते हैं हम? सामाजिक बुद्धि के नाम से ही सिर्फ इसको हम जानते हैं। अब आता है मूर्त बुद्धि। अभी तक क्या थे? इनके अन्य नाम थे, ठीक है। मूर्त बुद्धि आ जाए कि मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, तो मूर्त बुद्धि किसे कहेंगे? ऐसी बुद्धि या ऐसी बुद्धि जो किसी मूर्त वस्तु के बारे में आसानी से सोच ले, आसानी से विचार कर ले, उसकी समस्या का समाधान आसानी से कर ले। किसकी? मूर्त वस्तु का। मूर्त वस्तु का मतलब क्या है? जो दिखाई देने वाली चीज या दिखाई देने वाली जो वस्तु है उसके बारे में यदि व्यक्ति अच्छे से चिंतन कर लेता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मूर्ति बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि मानी जाएगी? मूर्त बुद्धि। इसका संबंध किससे होता है? नोट करते जाना। इसका संबंध मशीन से होता है। इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध मशीन से होता है। मशीन से इसके संबंध किससे होता है? जो मूर्त वस्तु होती है उस, जैसे मशीन है, मशीन मूर्त है कि अमूर्त? जैसे ये है स्टैंड, ये मूर्त है कि अमूर्त? मूर्त है। क्यों? क्योंकि ये मशीन है, कोई ना कोई मशीनीकरण इसमें कार्य कर रहा है। तो इसका संबंध किससे होता है? मशीन से। किसका? मूर्त बुद्धि का। तो मूर्त बुद्धि का संबंध किससे होता है? मशीन से। अगला क्या है इसकी विशेषता? इसका ज्ञान हमको ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। याद कर लेना, इसका जो ज्ञान होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके माध्यम से इसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। इसका संबंध किससे है? मशीन से होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। कितने इंद्रियों से? 5। 5 ज्ञानेंद्रियां मालूम है ना सबको? 5 ज्ञानेंद्रियों से इसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। जैसे हम आंख से कोई चीज को देखें तो क्या हो गई? मूर्त। उसको हाथ से छुए, त्वचा के माध्यम से छुए तो कौन सी के अंतर्गत आएगा? मूर्त के अंतर्गत। नाक से कोई चीज सूंघे, क्या हुआ?
मूर्त। कान से हम कोई चीज सुने, क्या हुआ? मूर्त। तो जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कौन सा ज्ञान कहलाता है? मूर्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? मूर्त ज्ञान। और उसके बारे में हम आसानी से सोच लें तो कौन सी बुद्धि कहलाएगी? मूर्त बुद्धि। ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है ये कौन सा होता है? मूर्त ज्ञान होता है। और इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि काम कर रही है? वहां पे मूर्त बुद्धि काम कर रही है। कौन सी बुद्धि? मूर्त बुद्धि। ठीक है। इसका संबंध किससे होता है? मशीन से होता है, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है और यह स्पष्ट दिखाई देता है। मूर्त बुद्धि का प्रयोग हम कहां पे करेंगे? जो वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे वहां पे कौन सी बुद्धि काम करती है? मूर्त बुद्धि। जब तक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तब तक हम मूर्त बुद्धि के ऊपर काम नहीं करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे फिर? स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो अमूर्त के ऊपर। किसके ऊपर? अमूर्त के। तो इसको भी लिखो कि स्पष्ट दिखाई देता है। नोट कर लो, स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई देता है। यहां तक हो गया। मूर्त बुद्धि में और क्या होता है? उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कोई ना कोई टूल्स का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसको भी नोट करो, उपकरणों का प्रयोग। उपकरणों का प्रयोग। उपकरणों का उपकरणों का प्रयोग। उपकरणों का प्रयोग करना तथा उसको समझना। उपकरणों का प्रयोग करना तथा समझना किसके अंतर्गत जाएगा? मूर्त के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाएगा? मूर्त के अंतर्गत। यदि हम किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं और उसको हम समझ रहे हैं कि यह उपकरण किस काम में आएगा, इसका मतलब कौन सी बुद्धि हमारी काम कर रही है? मूर्त बुद्धि। कौन सी बुद्धि काम कर रही है? मूर्त बुद्धि। हर व्यक्ति के अंदर तीनों बुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है। वेसलर ये स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि भी होती है, अमूर्त भी होती है और सामाजिक बुद्धि भी होती है। तीनों का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। कोई एक बुद्धि के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण आसानी से नहीं कर सकते। वेसलर कहते हैं कि तीनों बुद्धि का क्या होता है? एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, तभी हम किसी बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। खाली ये हम मान के चलें कि सिर्फ हमारे अंदर मूर्त बुद्धि है तो ऐसा नहीं। क्या जिसके अंदर मूर्त बुद्धि होती है क्या सामाजिक व्यक्ति नहीं होता? वह समाज में बैठता नहीं है? समाज जो सामाजिक संबंध है उसका निर्वहन नहीं करता है क्या? करता है। क्या वे कल्पना जगत में नहीं जाता? जिसके अंदर मूर्त बुद्धि है सिर्फ, क्या वे कल्पना नहीं करता है किसी चीज की कि मेरा भविष्य ऐसा हो, मेरा आने वाला कल अच्छा हो? क्या वो बारे में नहीं सोचता है? सोचता है। सोचता है का मतलब क्या है? उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? अमूर्त बुद्धि भी। तो हर व्यक्ति के अंदर मूर्त, अमूर्त और सामाजिक तीनों प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। ऐसा कौन स्वीकार करता है? वेसलर महोदय स्वीकार करते हैं। ठीक है। कि हर व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि होती है, अमूर्त भी होती है और सामाजिक। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि अधिक होगी, किसी व्यक्ति के अंदर अमूर्त बुद्धि अधिक होगी, किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि अधिक होगी। जिसकी जो अधिकता होती है उसको यह स्वीकार कर लिया जाता है कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर मूर्त बुद्धि अधिक है, या इस व्यक्ति के अंदर अमूर्त बुद्धि अधिक है, या इस व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि। ठीक है। जिसकी अधिकता होने पर तो ऐसे बुद्धि वाले लोग कौन कौन से होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले कारीगर। कौन होते हैं? कारीगर। मैकेनिकल होते हैं। नोट करो, नोट करो। इंजीनियर होते हैं, वास्तुकार होते हैं। वास्तुकार का मतलब जो घर की डिजाइन वगैरह करते हैं। नोट करो, कारीगर हो गए, वास्तुकार हो गए, इंजीनियर हो गए,
इतिहासकार भी हैं। इतिहासकार जो होते हैं, किसी खंडहर को देखकर, किसी पुराने भवनों को देखकर एक आकलन करते हैं कि ये चीज ऐसी हो सकती है। इतिहासकार हो गए, कारीगर हो गए, इंजीनियर हो गए, व्यापारी हो गए। व्यापारी इसी में जाते हैं। देखो, इसलिए व्यापारी हैं, व्यापारी के अंदर भी मूर्त बुद्धि अधिक होती है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखकर, जब किसी के व्यवहार को देखकर जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। ये भी याद रखना। जब हम व्यवहार को देखकर, जैसे आपके व्यवहार को हमने देखा कि आप बहुत गुस्सा हैं, तो हम उसके व्यवहार को देखकर जब हम अपनी क्रिया करना शुरू कर दें तो भी मूर्त बुद्धि के अंतर्गत होता है। मान के चलिए कोई ग्राहक आया उसकी दुकान में, उसका उसने व्यवहार देखा, व्यवहार के आधार पर वो अपनी क्रिया करना शुरू की। तो जब व्यवहार के आधार पर क्रिया करता है वह मूर्त बुद्धि होती है। और ऐसे व्यापारी करते हैं। जो व्यापारी वर्ग होता है वो सामने वाले को देखा उसका व्यवहार कैसा है, किस तरह का ये सामान लेना चाहता है, उसी तरह की वो क्रिया करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो जो व्यापारी होते हैं वे व्यवहार को देखकर कार्य करते हैं, और जो व्यवहार को देखकर कार्य करे ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले। याद कर लेना। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि व्यवहार को आधार बनाकर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? ये टेट में आ चुके हैं। व्यवहार को आधार बनाकर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है? तो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाए। कि व्यापारी किस बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे? व्यापारी को मूर्त बुद्धि के अंतर्गत कि सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है। व्यापारी हो गया, कारीगर हो गया, अभियंता हो गया, वास्तुकार हो गया आदि। अच्छा, जो ये होते हैं हस्तकलाएं, हस्तकला नहीं बनाते आदमी, ये किसके अंतर्गत जाएंगे? मूर्त के अंतर्गत। हस्तकलाएं किसके अंतर्गत जाएंगी? मूर्त के अंतर्गत। नोट कर लेना इसको। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं अमूर्त। कौन सी बुद्धि? अमूर्त। अमूर्त बुद्धि में क्या होता है कि जो वस्तु हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, क्या है? हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, उसके बारे में जब हम सोचना शुरू करते हैं तो ऐसा सोचना किस बुद्धि के अंतर्गत समाहित होता है? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अमूर्त, जिसमें क्या है? तर्क और चिंतन प्रबल होता है। नोट करो, जिसमें तर्क और चिंतन प्रबल होता है। तर्क और चिंतन किसमें प्रबल होता है? अमूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि का व्यक्ति तर्क और चिंतन बहुत आसानी से कर लेता है, तर्क और विचार बहुत आसानी से कर लेता है। तर्क और विचार करने की क्षमता, तर्क और विचार करने की क्षमता किसमें होती है? तर्क और विचार करने की क्षमता अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर तर्क करने की क्षमता, लॉजिक पावर, तार्किक शक्ति किसके अंदर ज्यादा होगी? अमूर्त व्यक्ति के अंदर तार्किक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। तर्क वितर्क करने की क्षमता, उच्च चिंतन की योग्यता, उच्च चिंतन, बहुत ऊंचा चिंतन में कर लेगा, उच्च चिंतन की योग्यता। अगला नोट करो इसकी विशेषता, उच्च चिंतन की योग्यता, उच्च चिंतन की योग्यता, उच्च चिंतन की योग्यता। उच्च चिंतन की योग्यता, तर्क वितर्क करने की शक्ति या तर्क वितर्क करने की सामर्थ्य या तर्क वितर्क करने की क्षमता किसमें होती है? अमूर्त।
और ये मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अमूर्त चिंतन वाला व्यक्ति, जिसके अंदर अमूर्त चिंतन की शक्ति होती है, वह व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट सबसे अधिक होती है। ये भी नोट कर लेना, एग्जाम में आ जाता है कि किस बुद्धि वाले बालक के अंदर एजुकेशनल अचीवमेंट या शैक्षिक उपलब्धि अधिक पाई जाती है, या शैक्षिक उपलब्धि की उच्चता पाई जाती है, या सरोपर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाएगी? अमूर्त बुद्धि वाले बालकों के, अमूर्त बुद्धि वाले बालकों के अंदर उच्च शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है। ठीक है, कहानी ना सुनना ये सब। अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति के अंदर उच्च शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बुद्धि वाले बालक के अंदर उच्च शैक्षिक उपलब्धि पाई जाती है। इसके अंदर पाई जाएगी? अमूर्त चिंतन के। क्यों? क्योंकि अमूर्त चिंतन वाले व्यक्ति के अंदर तर्क और वितर्क की भावना होती है, या तर्क और वितर्क की क्षमता होती है। उसके अंदर उच्च चिंतन की क्षमता होती है। किसकी होती है? उच्च चिंतन की। और जो व्यक्ति जितना अधिक चिंतन कर लेता है, जितना तर्क वितर्क आसानी से कर लेता है, उस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी मानी जाती है, और वह व्यक्ति के अंदर अमूर्त चिंतन की भावना होती है, या अमूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक। इसके अंतर्गत नोट कर लो, जैसे वैज्ञानिक, नोट कर लो, वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक, नोट कर लो, कवि हो गया, दार्शनिक हो गया, वकील हो गया, नोट करो, कहानीकार हो गया, नोट कर लो, लेखक भी हो जाएगा, दार्शनिक हो गया, कवि हो गया, वैज्ञानिक हो गया, नोट कर लो ना। कलाकार हो गया, जो कला चित्रकारी करता है। देखो, हस्तकला वाला किस में जाएगा? मूर्त में। और जो कलाकार होता है वह मूर्त में जाएगा, वह अपने मन में सोच के कोई कलाकारी करता है। ठीक है, वह डिजाइन जो देता है वो अपने चिंतन के बल पर देता है, और जब चिंतन के बल पर देगा तो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेगा? अमूर्त बुद्धि का। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? जैसे वैज्ञानिक हो गए, कवि हो गए, दार्शनिक हो गए, वकील हो गए। वकीलों में क्या रहता है? इनको जब बहस करना होता है तो क्या करते हैं? तर्क करते हैं। अपने माइंड में एक तर्क सोचते हैं, एक विचार सोचते हैं, एक विचार का समाधान सोचते हैं। किसके आधार पर? अमूर्त चिंतन के आधार पर। ठीक है, कहानीकार होगा, कोई कहानी करता है, जो कहानी को लिखता है वह क्या करता है? अमूर्त चिंतन करता है। आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आप भी कहानी क्या बना के घर में बताते होगे, तो क्या ये दिखाई देती है क्या? किसके आधार पर कहानी रचा आपने? अमूर्त चिंतन के आधार। घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए आदमी करता है, कहानी रच लेता है, खूब कहानी होती है। ठीक है, अब आता है सामाजिक बुद्धि। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? हाँ, अब आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि किसे कहेंगे? कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों को निभाने में कुशलता हासिल रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक संबंधों को आसानी से निर्वहन कर लेते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक बुद्धि। जो अपने आप को समाज के प्रति तथा समाज को अपने प्रति क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। जिनके अंदर सामाजिक कुशलता अधिक पाई जाती है। सामाजिक कुशलता का मतलब कि समाज में संबंध तुरंत स्थापित करते हैं। क्या करते हैं? तुरंत स्थापित करते हैं।
अपना छाप छोड़ना शुरू कर देते हैं समाज में तुरंत, और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की भावना होती है, ऐसे लोगों के अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे नेता, नेता देखो कितने लच्छेदार भाषण देते हैं, हजारों की भीड़ होती है, लेकिन अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे अभिनेता, नेता हो गए, अभिनेता हो गए, अभिनेत्री, नोट कर लो इनको। हो गए यहां तक, हो गए सामाजिक बुद्धि। अब आता है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की बुद्धि की विशेषताएं। अब क्या करना है, बुद्धि की विशेषताएं। नंबर एक क्या है, बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय। नंबर दूसरा, बुद्धि जन्मजात पाई जाती है। बुद्धि जन्मजात पाई जाती है। नोट करते जाओ, बुद्धि क्या है, जन्मजात है। बुद्धि क्या है, जन्मजात है। ऐसा माना जाता है कि बुद्धि क्या है, जन्मजात है, जन्मजात योग्यता है। हाँ, मंद बुद्धि वाले जन्म से तो होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वह क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते, जन्म से ही होते हैं। बाद में यह है कि कोई दवा करा के या कुछ करके ठीक किया जा सकता है, बहुत सारे उसके कारक हो सकते हैं। देखो बुद्धि को प्रभावित करने वाले अभी कारक पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा कि वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं और कुछ जन्मजात कारक हो सकते हैं, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है बुद्धि जन्मजात योग्यता। क्या है, बुद्धि जन्मजात योग्यता। ये पाई जाती की बजाय लिख दो जन्मजात योग्यता, जन्मजात, बात एक ही है, ठीक है, जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील है। अगला क्या लिखेंगे, बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है, विकासशील है, परिवर्तनशील। प्रगतिशील का मतलब ही परिवर्तनशील, प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब परिवर्तन होना। बुद्धि प्रगतिशील है, बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि विकासशील है। तीनों चीज लिखो, बुद्धि परिवर्तनशील है, बुद्धि प्रगतिशील है, बुद्धि विकासशील है। और विशेषताएं लिखो। चौथा नंबर, बुद्धि में शिक्षा, प्रशिक्षण, वातावरण, अनुभव का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, वातावरण, अनुभव, आनुवांशिकता आदि का प्रभाव पड़ता है, आदि का प्रभाव पड़ता। बुद्धि में क्या है, शिक्षा का,
मतलब एजुकेशन के माध्यम से हम बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं, प्रशिक्षण देके, कोई ट्रेनिंग देके। ठीक है, ऐसी ट्रेनिंग जैसे मान के चलिए कि उसकी जन्मजात उसके सामाजिक गुण है बालक के अंदर। ठीक है, बालक के अंदर जन्मजात हमारे सामाजिक बुद्धि है। बालक को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया कि बालक को समाज से पूरी तरह से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, और उसको एक एकांत जगह में स्थापित कर दिया गया। तो वहां पे प्रशिक्षण के आधार पर जो उसके अंदर सामाजिक बुद्धि है उसको चेंज किसने किया गया, अब अमूर्त बुद्धि। तो प्रशिक्षण के आधार पर ऐसा वातावरण हम बनाएं कि वातावरण में उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। तो वातावरण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, अनुभव के द्वारा, अनुमानसिकता के द्वारा बुद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है या इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बुद्धि की विशेषता क्या है कि बुद्धि में इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। आ जाए एग्जाम में कि बुद्धि में अनुमानसिकता का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो क्या लिखोगे, बुद्धि में अनुमानसिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, अनुभव का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहां तक। अगला लिखो, पांचवा नंबर, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ज्ञान और बुद्धि में 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 क्या होता है, घनिष्ठ संबंध। अब ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है? चलो नोट कर लो यहां पे, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि। नोट कर लो, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही क्या कहलाती है, बुद्धि। यदि हम कुछ चीज जानते हैं, कुछ चीज सीखे हैं और उसको हम अपने जीवन में प्रयोग कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम बुद्धि से काम कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञान हमको है कि नीचे देख के चलना चाहिए। ठीक है, ज्ञान क्या है, नीचे देख के चलना चाहिए। जब उसको अपने जीवन में हम उतार लेते हैं, एक व्यवहारिक जीवन में ले लेते हैं, तो इसका मतलब किसका प्रयोग कर रहे हैं, बुद्धि। तो ज्ञान का जब हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अगला हो, कहते हैं कि बुद्धि जो है 16 से 18 वर्ष तक बढ़ती है। बुद्धि जो है 16 से लेकर 18 वर्ष तक बढ़ती है। 16 से लेके 18 वर्ष तक बढ़ती है। आ जाता है कि बुद्धि कब तक बढ़ती है, आजीवन। एक सीमा है उसकी, क्या सीमा है, 16 से लेके 18 वर्ष। 16 मानने वाले कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं 16 वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है, कुछ लोग मानते हैं कि 18 वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। तो 16 वर्ष तक मानने वाले मनोवैज्ञानिक है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ठीक है, क्रो एंड क्रो मानते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि 16 वर्ष तक बढ़ती है। 16 वर्ष तक कौन मानते हैं, क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। और 18 वर्ष कौन मानते हैं, वाटसन।
वाटसन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जो ये मानते हैं, क्या मानते हैं, कि व्यक्ति की बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। व्यक्ति की बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती। यहां तक क्लियर हुआ? ये वाटसन वही वाटसन मनोवैज्ञानिक हैं जिसने क्या कहा था, खूब आता है एग्जाम में, कि मुझे कोई भी बालक दे दो, उसे मैं जो चाहूंगा वो बना दूंगा, जो चाहूंगा मैं उसे बना दूंगा। ये कौन कहता है? वाटसन कहते हैं। वही वाटसन है जो कहते हैं मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूंगा वैसा बना दूंगा। मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं उसको वकील बना सकता हूँ, मैं उसको चोर बना सकता हूँ, जो मैं चाहूंगा, जो मैं बना सकता हूँ, वही वाटसन है। और ये कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि 18 वर्ष तक बढ़ती है। अब आप लोगों की बुद्धि नहीं बढ़ेगी कि बढ़ेगी? 18 साल के ऊपर हो गए, अब नहीं बढ़ेगी। अब तो खाली मूक दृष्टा होके सुनो भर, ठीक है? एक अक्षर में ठीक है। अगला आता है बुद्धि की विशेषताओं में कि बुद्धि में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये नहीं कि पुरुष है तो उसके अंदर ज्यादा बुद्धि है, स्त्री है तो उसके अंदर कम बुद्धि है। इसको भी नोट कर लो। लिंग का प्रभाव, लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। याद करते जाना है, पूरा कंफ्यूजन में आएगा सब कुछ, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आता है बुद्धि में लिंग का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि में समाज का प्रभाव पड़ता है, बुद्धि में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इसमें कौन ऐसा है कि जो बुद्धि में प्रभाव नहीं डालता है? लिंग, वातावरण, वंशानुक्रम और अनुभव। बताओ, लिंग का प्रभाव बुद्धि पे नहीं पड़ता। वो ये कहे आपसे कि पुरुष है तो उसकी बुद्धि ज्यादा है, कोई स्त्री है तो उसकी बुद्धि कम है, ऐसा कुछ नहीं। सबको क्या है? समान बुद्धि, ठीक है? तो नहीं, समान बुद्धि, तो लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बस इसके बाद रख देंगे कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक सिर्फ 2 कारक हैं, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना, ठीक है? वातावरणीय कारक, वातावरण का, और अनुवांशिकता, वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। अब आ जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है। आ जाए एग्जाम में, पहले तो आएगा कि बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं, 2 मुख्य कारक होते हैं, वातावरण और अनुवांशिकता। ये 2 क्या है? मुख्य कारक है, यह वंशानुक्रम, जो भी लिखना चाहो, ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है? कौन डालेगा? वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा पड़ता है। तो नोट कर लो, वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ये तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पहलवान का बेटा पहलवान, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होना शुरू हो जाए, इसका मतलब क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, वैसा ही उसका निर्माण होता है, ठीक है? वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है और वंशानुक्रम का प्रभाव नाम मात्र का पड़ता है। उसको भी नोट कर लेना, वंशानुक्रम का प्रभाव
वंशानुक्रम का प्रभाव नाम मात्र का पड़ता है। नाम मात्र का पड़ता, सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। एक कुमारी बर्क्स हुई है, कुमारी बर्क्स मनोवैज्ञानिक हुई है, कुमारी बर्क्स। कुमारी बर्क्स इन्होंने कहा कि व्यक्ति को वातावरण 80% प्रभावित करता है। कितने परसेंट प्रभावित करता है वातावरण? वातावरण प्रभावित करता है 80% और वंशानुक्रम प्रभावित करता है 20%। ये भी आ जाता है। कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में 80% पड़ता है और वंशानुक्रम का प्रभाव 20% पड़ता है। तो ऐसे कहने वाली कौन है? कुमारी बर्क्स। ठीक है, कुमारी बर्क्स एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में 80% या 80% वातावरण प्रभावित करता है तथा 20% वंशानुक्रम प्रभावित करता। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बीज हो, मान चलिए नीम का बीज है, नीम का बीज, नीम के बीज में पूरे वृक्ष का आकार छिपा, वृक्ष का आकार छिपा है कि नहीं छिपा? नीम के बीज में वृक्ष का आकार क्या है? छिपा, पूरा छिपा है। वह आकार जो छिपा है किसके आधार पर छिपा? वंशानुक्रम के आधार पर। किसके आधार पर है? वंशानुक्रम के आधार पर। क्या उस बीज को हम यहां डाल दें तो क्या वृक्ष पैदा हो सकता है? यहां डाल दें जैसे, या कहीं डाल दें, ऐसे डाल दें, क्या वृक्ष पैदा हो सकता है? नहीं, ऐसे पैदा नहीं हो सकता जब तक उसको सही वातावरण ना दिया जाए। उसके अंदर वृक्ष की संभावना पूरी है, वृक्ष बनने की ताकत है, लेकिन उसको जब तक हम उचित वातावरण नहीं देंगे, उचित जल नहीं देंगे, उचित पानी नहीं देंगे, उचित तापमान नहीं देंगे या उचित सूर्य का प्रकाश नहीं देंगे, तब तक वह वृक्ष का आकार नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो वंशानुक्रम उसका 20% तो उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन 80% कौन प्रभावित कर देता है? वातावरण। यदि वातावरण वैसा न बनाया जाए तो उसके अंदर वृक्ष का आकार तो समाहित है, लेकिन वो वृक्ष का विशाल रूप का निर्माण नहीं कर सकता जब तक उसको उचित वातावरण नहीं दिया जाए। यदि उसको उचित वातावरण दे दिया जाए तो उसके अंदर वृक्ष का आकार स्थापित हो सकता है। जैसे आप लोगों का वातावरण, आप लोगों के अंदर बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़ी बहुत किससे मिली? हमको माता पिता से। कहते हैं वर्दी फादर है वे वर्दी सन, कि योग पिता की योग संतान। तो योग पिता की योग संतान का उनके वंशानुक्रम से तो हमको थोड़ा बहुत मिला, लेकिन उसका डेवलपमेंट कहां से होगा? वातावरण। उसका विकास कहां से होगा? वातावरण। इसीलिए एजुकेशन की परिभाषा है ना कि हमारे अंतर्निहित जो शक्तियां हैं उनको बाहर प्रस्फुटित करना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन कहलाता है। तो हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियां तो हैं। अंतर्निहित शक्तियां का मतलब वंशानुक्रम के माध्यम से जो हमको शक्तियां मिली, ठीक है, और उसको जब तक हम उचित वातावरण नहीं देंगे, जब तक प्रस्फुटित नहीं होगी। तो वातावरण का प्रभाव कितना होता है? 80% या और वंशानुक्रम का 20%। ऐसा कुमारी बर्क्स स्वीकार करती। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत, कोई दिक्कत? बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत सबसे पहला आता है एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत, एक तत्व का, इसके प्रतिपादक हैं विनय। कौन है इसके प्रतिपादक? नोट करो, प्रतिपादक विनय। कौन है प्रतिपादक? कौन है इसके? अल्फ्रेड विनय।
प्रतिपादक कौन है? विनय। सहयोगी कौन है? एग्जाम में आ जाए कि एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसका निशान लगाओगे। आ जाए कि इसके सहयोगी कौन है, स्टर्न और टर्मन। स्टर्न और टर्मन क्या है? इसके सहयोगी है। किसके सहयोगी? विनय के। विनय के सहयोगी कौन है? स्टर्न और टर्मन। क्लियर हुआ? स्टर्न और टर्मन ये क्या है? सहयोगी है। एक तत्व का सिद्धांत क्या मानते हैं? इसमें खाली एक ही तत्व है, इसके अलावा कोई तत्व नहीं। एक तत्व के अलावा कोई अन्य तत्व नहीं। अच्छा, कभी कभी आ जाता है कि एक तत्व के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, एग्जाम में आ जाता है। आ जाए कि निरंकुशवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निरंकुशवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विनय। इसको भी नोट कर लो। एक तत्व सिद्धांत को अन्य नाम से जाना जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। और कितने नाम से? एक खंड का सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत। नहीं, आप लोग ये समझोगे सर सिर्फ एक ही बताएं, एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत आ जाए एग्जाम में तो क्या लगाओगे? विनय। एक खंड का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विनय। और एक अन्य नाम है एक कारकीय सिद्धांत। एक कारकीय सिद्धांत। कितने नाम से जाना गया इसको? 4 नाम से। पहले है एक तत्व का सिद्धांत, निरंकुशवादी सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत और एक कारकीय सिद्धांत। कितने नामों से जाना जाता है याद रखना कि एग्जाम में आ जाए कि एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विनय, निरंकुशवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं विनय, एक कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, एक कारकीय सिद्धांत, एक तत्व के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? विनय। याद हुआ? ये याद रखना। अन्य नाम किताबों में नहीं मिलेगा, किसी कंपटीशन की किताबों में जल्दी नहीं मिलता, बड़ी बड़ी कंपटीशन किताबों में मिलता है, लेकिन एग्जाम में हल्का प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तत्व तो सब कोई जानता है, एक तत्व का सिद्धांत ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई ना जाने। ठीक है, तो क्या? निरंकुशवादी याद रखना, एक खंड का सिद्धांत, एक कारकीय सिद्धांत और एक तत्व का। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि क्या है? एक खंड है। क्या है? एक खंड है। बुद्धि क्या होती है? एक जैसी होती है। इसकी विशेषताएं लिखेंगे। इन्होंने कहा कि बुद्धि क्या है? एक जैसी होती है। बुद्धि एक जैसी होती है। कौन मानते हैं? विनय। इन्होंने बुद्धि को कैसा माना कि एक जैसी होती है, अलग नहीं होती, कई प्रकार की नहीं होती, केवल क्या होती है? बुद्धि एक होती, कई नहीं होती। बुद्धि एक जैसी होती है। कैसी होती है? एक जैसी होती है। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, सबसे प्रथम सिद्धांत कौन सा बुद्धि के अंतर्गत? तो एक तत्व का सिद्धांत, इसको भी नोट करो, यह प्रथम सिद्धांत है। प्रथम सिद्धांत एवं प्राचीन सिद्धांत। सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था? एक तत्व का सिद्धांत। कौन सा था? एक तत्व का सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है और इसके प्रतिपादक विनय महोदय हैं तथा इसके सहयोगी स्टर्न और टर्मन। इसको निरंकुशवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, इसको एक तत्व सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, एक कारकीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, एक खंड सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा बुद्धि एक जैसी होती है, कई प्रकार की बुद्धियां नहीं होती।
अब आगे मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे तो डिवाइड करते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, लेकिन विनय क्या कहते हैं कि बुद्धि एक जैसी होती है, ये कई खंडों में बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता। बुद्धि क्या अखंडनीय है, बुद्धि क्या इन्होंने माना कि अखंडनीय है, बुद्धि का खंडन नहीं किया जा सकता। और यह कौन सा सिद्धांत सबसे प्रथम सिद्धांत किसको माना जाता है, एक तत्व सिद्धांत को सबसे प्रथम सिद्धांत माना जाता है, या सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। यहां तक नोट हो गया। और विनय क्या कहते हैं कि यह अखंडनीय है, इसको भी नोट कर लें। मैं अभी बोला ना कि बुद्धि क्या अखंडनीय है, अखंडनीय या लिखो अविभाज्य है, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जो विभाजित ना हो, बुद्धि अविभाज्य है। बुद्धि क्या है, अविभाज्य तत्व है। नोट कर लेना, बुद्धि क्या है, अविभाज्य तत्व है। इसको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आता है एग्जाम में कि कौन सा मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार करता है कि बुद्धि को खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विनय, थॉर्नडाइक, गार्डनर या उपयुक्त सभी। याद रखना कि कौन सा मनोवैज्ञानिक यह स्वीकार करता है कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता या खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तो वह मनोवैज्ञानिक कौन सा है, विनय। वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है, विनय। सबसे प्रथम सिद्धांत कौन सा है, एक तत्व का। कितने रखें क्या, कितने रखें, चलो बता दें।